मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल के पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे पेन की एक और कंडीशन के बारे में जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। हम बात करेंगे कि ये कंडीशन क्यों होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रेजेंट कैसे करती है, इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या विकल्प हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम एक हाथ के दर्द की कंडीशन है और इसमें एक नस पे दबाव आता है। इस नस का नाम है मीडियन नर्व। ये नस गर्दन में स्पाइन के अंदर से बहुत सारी नसें निकल करके ये मीडियन नर्व बनाती हैं और ये बाजू से होती हुई, फोरआर्म से होती हुई, एक टनल से होती हुई हाथ के अंदर तक जाती है और जहाँ वो टनल से घुस करके हाथ में निकलती है वहाँ पे इस पे दबाव आ सकता है और जब इस नस पे वहाँ पे दबाव आता है तो जिस जिस हिस्से में ये नस जाती है या जिस हिस्से को सप्लाई करती है वहाँ पे दर्द आता है। और प्रमुखतः जो दर्द देखा जाता है वो अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर के इस वाले हिस्से में देखा जाता है। हालांकि कभी कभी दर्द इधर की तरफ भी आता है, बट ज़्यादातर हाथ का ये वाला हिस्सा में दर्द ज़्यादा देखा जाता है। तो इस कंडीशन में दर्द जो है वो खाली एक हाथ में हो सकता है या दोनों हाथों में भी हो सकता है। ये देखा गया है कि जो लोग हाथ का रिपीटेटिव मोशन करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। उसके अलावा औरतों में ये कंडीशन 3 गुना ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। एग्जैक्टली ये होती क्यों है, ये बहुत बार पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये कंडीशन ज़्यादा कॉमनली देखी गई है। जैसे कि प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है, संभवतः पानी ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से या फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। उसके अलावा जिन लोगों को थायराइड या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनमें भी ज़्यादा कॉमनली ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या जिनका वज़न ज़्यादा है या जिनके हाथ पे चोट लगी हो या फ्रैक्चर हुआ हो, या वो लोग भी जो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर पे टाइपिंग, बार बार कीबोर्ड पे काम करने की वजह से भी ये देखा गया है ये कंडीशन ज़्यादा कॉमनली होती है। इसमें जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो हाथ में सुनपना आता है, झंझनाहट आती है, जलन आती है और दर्द आती है। जैसा मैंने बोला, इनिशियली लोगों को ये लगता है कि रात में हाथ सो गया है जैसे, और उठ करके उनको हाथ झटकना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती है तो इवन जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और दूसरे हाथ की अपेक्षा में वो पतली लगने लगती हैं, यानी कि एट्रोफी होने लगती है। उसके अलावा कभी कभी लोगों को ग्रिप में प्रॉब्लम आती है। सिंपल टास्क जैसे अपना बटन बंद करना या कोई जार खोलना, उन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। चीज़ों को ठीक से पकड़ने में, ग्रिप करने में कभी कभी चीज़ें गिरने भी लगती हैं। और अगर कंडीशन ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो तो दर्द खाली हाथ में ना रहते हुए बल्कि ऊपर की तरफ भी, एल्बो की तरफ जाने लगता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं और इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए इस कंडीशन का ज़्यादातर हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन से ही काफ़ी मदद मिल जाती है। उसके अलावा डॉक्टर जब आपको एग्ज़ामिन करेंगे तो वो और कंडीशंस जो ऐसे ही प्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे कि अगर गर्दन में नसों पर दबाव हो तो उसका दर्द भी हाथ में आ सकता है। इन चीज़ों को एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार वो ऐसे मैन्यूवर करवाएंगे आपसे, जैसे अपना हाथ को ऐसे रखेंगे तो इस जगह पे और स्ट्रेन आएगा, तो इससे सिम्टम्स प्रोवोकेट होते हैं। तो ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन कंफर्म करने के लिए हम बहुत बार नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कराते हैं, यानी कि नसों में जो सिग्नल जा रहा है उसकी जांच होती है एक तरीके से कि वो सही से जा रहा है या नहीं, और उसके माध्यम से ये डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है। कभी कभी हम इसके अलावा एक्सरे और एमआरआई स्कैन्स की भी मदद लेते हैं ये जानने के लिए कि वहाँ पे कोई और डिफॉर्मिटी तो नहीं है। बट ज़्यादातर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के माध्यम से हमें ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रीटमेंट इस बात पे निर्भर करती है कि जो प्रॉब्लम है वो कितनी सिवियर है।
जैसे कि माइल्ड या मॉडरेट केसेस के लिए हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब कि बिना सर्जरी के मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शंस को यूज़ करते हुए या कुछ ज़्यादा ना करते हुए। लेकिन अगर सिवियर केसेस हैं तो हो सकता है कि सर्जरी से ही ज़्यादा अच्छा आराम आए या उसकी ज़रूरत पड़े। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लिंटिंग या ब्रेसिंग का। इससे जो रिस्ट की मूवमेंट है उस पर थोड़ी लिमिटेशन आती है, खास करके रात को सोते समय, लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है और इसकी आदत नहीं डाल पाते हैं इसको यूज़ करने की। लेकिन प्रेगनेंसी के समय ये एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि प्रेगनेंसी में और बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उनको जनरली अवॉइड किया जाता है या उनको उतनी कीननेस के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। ब्रेसिंग या स्प्लिंटिंग के अलावा फिज़िकल थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से भी इस कंडीशन में थोड़ा आराम आ सकता है। उसके अलावा दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती है। दवाइयों में एंटी इन्फ्लेमेटरी या नसों पे काम करने वाली दवाइयाँ, ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन सब से इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा ना आए तो अगला ऑप्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस कहते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर किए जाने वाले ये इंजेक्शन, इनका एम होता है कि नस के आसपास जो इन्फ्लेमेशन है, जो जगह की कमी है, जो सूजन है, उसमें कमी लाई जाए। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये इन्फ्लेमेशन रिलीफ करके हीलिंग में भी मदद करते हैं कुछ हद तक। और काफ़ी रिसर्च से काफ़ी सारे ऐसी रिसर्च है जिसमें इनका असर 1 साल या उससे ज़्यादा तक भी देखा गया है। तो ये एक सेफ़ विकल्प है जिसे कि ओपीडी में ही किया जा सकता है और ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हुए किया जाए, क्योंकि उससे ना सिर्फ एक्यूरेसी इंश्योर होती है बल्कि कॉम्प्लिकेशंस का भी चांस कम हो जाता है। कई जो सिवियर केसेस होते हैं या वो केसेस जिन्हें 4 से 6 महीने ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा हो, तो उनके लिए सर्जरी को कंसिडर किया जाता है। और सर्जरी में जो करने की कोशिश की जाती है वो ये है कि जो नस के हाथ में जाने की जो कैनाल है या जो जगह है उसको थोड़ा चौड़ा या बड़ा करने की कोशिश की जाती है, ताकि नस के ऊपर से प्रेशर हट जाए। और ये प्रेशर हटने के बाद दर्द में ज़्यादातर लोगों को अच्छा आराम मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।